Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, Government GSG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें यूनिट 5th। मेरा टॉपिक है विक्रेताओं की भर्ती की आवश्यकता। विक्रेताओं की भर्ती की आवश्यकता तो जो है विक्रेताओं की भर्ती की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए, किसी भी उपक्रम में विक्रेताओं को भर्ती करने के अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे निम्न है। सबसे पहला है नए उपक्रमों के लिए आवश्यक। ठीक है, अगर कोई उपक्रम नया है ना, तो उसके व्यवसाय में एक विक्रय जो है विभाग होगा। तो विक्रय विभाग के संचालन के लिए क्या आवश्यकता होगी? कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जब कोई उपक्रम स्थापित किया जाता है तो उसे अपने विक्रय विभाग का क्या करना होता है? संचालन करना होता है। और संचालन के लिए उसको क्या की आवश्यकता होती है? विक्रेताओं की भर्ती की आवश्यकता होती है। सामान्य सी बात है कि जब तक व्यवसाय में लोग नहीं रहेंगे काम करने वाले, तब तक वो व्यवसाय चलेगा कैसे, है ना। संगठन नहीं रहेगा, है ना, कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में अलग अलग विभाग होता है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं विक्रय विभाग की, तो विक्रय विभाग में कार्य करने के लिए जो है व्यक्ति की, है ना, ज़रूरत होगी। तो वो व्यक्ति आएगा कहाँ से? तो वो आएगा भर्ती प्रक्रिया से। तो नए उपक्रमों के लिए आवश्यक, तो जो विक्रेताओं की भर्ती है वो नए उपक्रमों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, ताकि हम जो है विक्रय को अधिक से अधिक क्या कर सके? बढ़ा सकें। ठीक है, दूसरा है विक्रय मात्रा को बनाए रखने के लिए। ठीक है, विक्रय मात्रा को बनाए रखने के लिए तो हमें जो है विक्रेताओं की भर्ती इसलिए भी करनी होती है ताकि हम विक्रय की मात्रा को क्या रख सके? बनाए रखें। क्योंकि अभी वर्तमान में देखें तो प्रतियोगिता के कारण विक्रय मात्रा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, या कमी आने की क्या रहती है? संभावना रहती है। नए विक्रेताओं की भर्ती करके नए बाजारों की खोज किया जाता है, जिससे विक्रय के वर्तमान स्तर को क्या रखा जाए? बनाए रखा जा सकता है। तो देखिए, विक्रय के मात्रा को बनाए रखने के लिए, है ना, क्योंकि प्रतियोगिता है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, तो प्रतियोगिता का सामना करने के लिए क्या चाहिए? अधिक से अधिक व्यक्ति, है ना, मतलब विक्रय विभाग में काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए। ठीक है, तो अब उसके लिए भी भर्ती करने की जो है आवश्यकता पड़ जाती है, ताकि हम जो है विक्रय को अधिक बढ़ा सके। जो प्रतियोगिता का वो है, क्या बोलते हैं, चलन है, उसमें जो है हम अपने विक्रय मात्रा को बढ़ा सके, है ना, उपभोक्ताओं तक या विज्ञापन के माध्यम से जो है हम वस्तु की गुण, स्तर, सारा चीज़ को क्या कर सके? बता सके। इसके लिए हमें क्या चाहिए? व्यक्ति चाहिए और विक्रेता चाहिए, जिसके लिए हमें भर्ती की आवश्यकता होती है। अब है संस्था का विकास। संस्था का विकास करने के लिए, तो संस्था के विकास करने के लिए भी जो है हमें क्या चाहिए? भर्ती की आवश्यकता होती है ना। कोई संस्था है, अब उसके बाद जो है हमें उसका विकास करना है। और विकास कैसे होगा? जब हम विक्रय की मात्रा को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो प्रत्येक संस्था का लक्ष्य जो होता है वो विकास एवं क्या होता है? उसका विस्तार करना होता है। विकास करने के साथ साथ क्या करना होता है? उसका विस्तार करना होता है। अब विकास के कारण बढ़ती हुई बिक्री तथा विक्रय क्षेत्रों के लिए विक्रेताओं की भर्ती करने की तो आवश्यकता होती ही है ना। क्योंकि जब तक हम उस संस्था में उत्पादित वस्तु के बारे में लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचाएंगे, उस वस्तु को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक उस संस्था का विकास हो ही नहीं सकता, है ना। अब उस कौन लेके जाएगा? उपभोक्ता तक, है ना। उस वस्तु के गुण, स्तर के बारे में कौन पहुंचाएगा? तो लोग, है ना। और यहाँ जो है विक्रेताओं की जो है भर्ती अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम संस्था का विकास और क्या कर सके? विस्तार कर सके। अब है स्थानांतरण। तो जब विक्रेताओं का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण हो जाता है, तो उनके रिक्त पदों को भरने के लिए जो है क्या? भर्ती की जाती है। सामान्यतः से बात है, जब जो है कोई उपक्रम है, कोई संस्था है, अब उसमें क्या है? पदोन्नति है और पदोन्नति
दोनों प्रकार की जो है प्रेरित किया जाता है। तो पदोन्नति है तो उनके कार्य को देखकर, उनके समय को देखकर कि ये जो है, जैसे साधारण से होता है ना, हम बहुत जगहों में देखते हैं जिसका जो है बहुत सालों से काम कर लिए रहते हैं तो फिर उसके बाद उसकी पदोन्नति होती है। काम का अच्छा स्तर भी देखते हैं, कितना अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसके बाद उसका क्या हो जाता है, उसके ऊपर वाले जगहों पर उनका पदोन्नति हो जाता है और उनका जगह क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है ना। तो फिर उनके जगह रिक्त है तो रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भर्ती प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी या भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, है ना। और उसी प्रकार पदोन्नति की बात करें तो कोई जो है अकुशल कर्मचारी होते हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं करते, है ना, तो उन्हें जो है नीचे ले जाया भी जा सकता है ना। फिर जो दूसरे हैं जो अच्छे काम उसी पोस्ट में हैं और कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर उसके जगह में जो है उनको प्रमोशन दे दिया जाता है, फिर स्थान इस तरीके से रिक्त होते जाता है। तो उस स्थान को जो है पूरा करना अत्यंत आवश्यक होता है ना, क्योंकि हम जब संगठन बनाते हैं तो अलग अलग स्तर के कर्मचारियों को अलग अलग बांट देते हैं। कोई श्रमिक होता है, कोई सुपरवाइजर होता है, फिर उसके ऊपर होता है ना। तो इस तरीके से जो है रिक्त स्थान होते जाता है तो उसको भी भर्ती करने की आवश्यकता होती है। तो स्थानांतरण के समय भी जो है भर्ती आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति, है ना। भविष्य में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए भी हमको क्या करना होता है, भर्ती की आवश्यकता होती है। देखिए, भविष्य में किन्हीं आकस्मिक कारणों से विक्रेताओं की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी दशा में पूर्व में भर्ती किए गए विक्रेताओं में से विक्रय की आकस्मिक ज़रूरतें पूरी की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है पदोन्नति। तो किन्हीं कर्मचारी की पदोन्नति के कारण पद रिक्त हो जाता है जिसमें भर्ती की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया कि पदोन्नति क्यों होता है, ताकि हम कर्मचारियों को क्या कर सके, प्रेरित कर सके। क्या कर सके, प्रेरित कर सके। तो कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए जो है पदोन्नति किया जाता है ना। अच्छा, फिर दूसरे कर्मचारी को लगता है कि अच्छा काम कर रहा है, पदोन्नति हो गया, हम भी अच्छा काम करें ताकि हमें भी जो है कोई इंक्रीमेंट मिल जाए, कोई पदोन्नति मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से जो है कर्मचारियों की पदोन्नति से जो है उस कर्मचारी की जो सीट है वो रिक्त हो जाती है। फिर उस रिक्त सीट को जो है पद को भरने की आवश्यकता होती है और वो किसके माध्यम से हो सकता है, भर्ती के माध्यम से। अब है विक्रेताओं का आवर्त। देखिए, टर्नओवर, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति, त्यागपत्र, मृत्यु आदि अनेक कारणों से विक्रेताओं में हेरफेर होता रहता है ना। इन कारणों से रिक्त पदों को भरने के लिए भी भर्ती आवश्यक होती है। सही बात है, जैसे मैंने स्थानांतरण का बताया, और कोई सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, या कोई अपने से ही सेवा समाप्त कर लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, या कोई त्याग पत्र दे देते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं, तो भी उनका जो है पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका भी पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है ना। अब फिर उसके बाद इन रिक्त पदों को जो है भरने की आवश्यकता होती है ना। और भर्ती से ही जो है ये रिक्त पद क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है। तकनीकी परिवर्तन। तो संस्था के उत्पादों की डिज़ाइन, आकार, किस्म, प्रकार, उपयोग आदि में कई परिवर्तन हो जाते हैं। इन नए उत्पादों की बिक्री के लिए नए विक्रेताओं की भर्ती भी आवश्यक होता है या आवश्यकता पड़ सकती है ना। क्योंकि कोई हम नए वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, या हम अपनी जो है इकाई, जो वस्तु उत्पादन करें उसकी इकाई बढ़ा रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा जो है श्रमिक की आवश्यकता पड़ सकती है ना। क्योंकि या हम जो है अपने ही वस्तु में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने का, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, है ना, तो उसमें काम ज़्यादा होगा। और जहाँ काम ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ किसकी ज़रूरत होगी, कर्मचारियों की या विक्रेताओं की ज़रूरत होगी। जैसे अभी कहा कि जो उत्पाद है उसका डिज़ाइन में, किस्म में, आकार में, प्रकार में, है ना, आदि में अगर परिवर्तन हो जाए, हम कुछ मॉडिफाई करने लगे, वस्तु को अच्छा बना के बेचने लगे, है ना, तो इस तरीके से जो है हमें ज़्यादा
कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, ज़्यादा विक्रेताओं की आवश्यकता होगी, तो उसकी जो पूर्ति है ना, वो किस माध्यम से किया जा सकता है? भर्ती के माध्यम से किया जा सकता है। फिर अन्य कारण तो विक्रय संवर्धन की नई योजनाएं लागू करने, नए उत्पादों को बाजार में प्रयुक्त करने, घर घर विक्रय करने, व्यापारी ग्राहकों के विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने तथा नए कार्यों दायित्वों का निर्वाह करने के लिए भी, है ना, नई भर्ती की आवश्यकता करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, विक्रेताओं की भर्ती की आवश्यकता किन किन लोगों के लिए पड़ती है? नए उपक्रमों के लिए आवश्यक होता है, विक्रय मात्रा को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, संस्था के विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक होता है, स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है, पदोन्नति, विक्रेताओं का आवर्त, तकनीकी परिवर्तन और अन्य कारण। तो इन सब के लिए जो है विक्रेताओं की भर्ती की आवश्यकता होती है। अब विक्रेताओं की भर्ती की प्रक्रिया, ठीक है, विक्रेताओं की भर्ती की प्रक्रिया। तो विक्रेताओं की जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है विक्रेताओं की प्रकृति का निर्धारण, फिर उसके बाद दूसरा है विक्रेताओं की संख्या का निर्धारण, फिर तीसरा है भर्ती के स्रोतों का निर्धारण। तो इस प्रकार जो है 3 भागों में बांटा गया है किसको? विक्रेताओं की भर्ती की प्रक्रिया को, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विक्रेताओं की जो प्रकृति है उसका निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? विक्रेताओं की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। फिर उसके बाद विक्रेताओं की संख्या का निर्धारण करते हैं, फिर उसके बाद भर्ती के स्रोतों का। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं विक्रेताओं की प्रकृति का निर्धारण, ठीक है, विक्रेताओं की प्रकृति का निर्धारण। फिर जो है विक्रेताओं की जो प्रकृति है उसके लिए सर्वप्रथम विक्रय कार्य का विश्लेषण करना होता है और कार्य विश्लेषण तैयार करना होता है। इसमें यह ज्ञात करना होता है कि किस प्रकार विक्रेताओं की भर्ती करनी पड़ेगी। इसलिए विक्रेताओं के जो चयन के पहले चरण में, है ना, क्या 3 बातों का निर्धारण किया जाता है, यानी उसकी प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि विक्रयकर्ताओं की जो प्रकृति का निर्धारण वो 3 माध्यमों से किया जाता है: विक्रय कार्य विश्लेषण, विक्रय कार्य वितरण और विक्रय कार्य विशिष्ट विवरण। ये 3 भागों में। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं विक्रय कार्य विश्लेषण। क्या होता है विक्रय कार्य विश्लेषण, है ना, विक्रय कार्य विश्लेषण क्या होता है? तो देखिए, विक्रय कार्य विश्लेषण, इससे यह ज्ञात होता है कि विक्रयकर्ताओं को क्या करना है। कभी कभी हम कार्य करने की विधियों के निर्धारण तक को इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। स्टील कंडीफियम गोओनी के अनुसार विक्रय कार्य विश्लेषण मूलतः कार्य विवरण हेतु आवश्यक सूचनाओं के विकास का मामला है, जो कार्य के उद्देश्यों का निर्धारण करता है और यह प्रकट करता है कि विक्रय कार्य क्या करते हैं और उन्हें कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो ये है विक्रय कार्य विश्लेषण, ठीक है। अगर संक्षेप में कहें तो विक्रय कार्य विश्लेषण द्वारा विक्रय कार्यों की प्रकृति का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। उसकी योग्यता को तय किया जाता है, दायित्व एवं कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं तथा नियोजित दायित्व और ग्राहक संबंधों की प्रकृति निश्चित की जाती है, जिससे इन सबको ध्यान में रखते हुए विक्रेताओं की भर्ती एवं चुनाव किया जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि विक्रय कार्य कितना है ना, मतलब बेचने का जो है वो कितना है, इन सब का विश्लेषण किया जाता है ताकि हम यह निर्धारित कर सके कि विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता इसमें कितनी है ना, कितने लोगों की हमें आवश्यकता हो सकती है। तो विक्रय कार्य विश्लेषण के द्वारा ये किया जाता है। फिर दूसरा है विक्रय कार्य वितरण। तो यह एक लिखित जो है विवरण होता है जो स्पष्ट करता है कि विक्रयकर्ताओं को क्या करना है और विक्रय प्रबंधक इसमें क्या अपनी धारणा रखते हैं। विक्रय कार्य विवरण सामान्यतः निम्नलिखित निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए किया जाता
है। ठीक है, तो इसमें जो है विक्रयकर्ता जो है यह सोचता है कि इसमें जो है क्या करता है और विक्रय प्रबंधक की इसमें क्या धारणा होती है, उसके आधार पर जो है विक्रय कार्य का वितरण किया जाता है। तो इसको निम्न भागों में बांटा है। तो सबसे पहला इसमें है विक्रय कार्य वितरण में कार्य का शीर्षक, कार्य का शीर्षक। तो सबसे पहले क्या डिसाइड किया जाता है, कार्य का शीर्षक क्या है। ठीक है, फिर दूसरा है विक्रयकर्ताओं की अधिकार सत्ता, विक्रयकर्ताओं की अधिकार सत्ता। तो इसमें यह निर्धारण किया जाता है कि विक्रयकर्ताओं की अधिकार कितना है या कितना देना चाहिए। ठीक है, तीसरा है उत्तरदायित्व। अब जहाँ अधिकार है वहाँ उत्तरदायित्व तो होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विक्रयकर्ताओं को जितना अधिकार उतने ही अनुपात में उनका उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। फिर चौथा है विक्रयकर्ताओं के साथ अन्य कार्यों का संबंध, अन्य कार्यों का संबंध। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विक्रयकर्ताओं के दैनिक कार्य, विक्रयकर्ताओं के दैनिक कार्य, विक्रयकर्ताओं के दैनिक कार्य। फिर छठवां है पारिश्रमिक व्यवस्था, पारिश्रमिक व्यवस्था। फिर सातवां है पदोन्नति एवं प्रगति अवसर, पदोन्नति एवं प्रगति अवसर। तो कार्य वितरण के दौरान ये सब कार्य किया जाता है। कार्य का शीर्षक, विक्रेताओं की अधिकार सत्ता, उनका उत्तरदायित्व, विक्रयकर्ताओं के साथ अन्य कार्यों का संबंध, विक्रयकर्ताओं के दैनिक कार्य क्या क्या होंगे, पारिश्रमिक की व्यवस्था करना, फिर पदोन्नति एवं प्रगति अवसर। अब हमारा तीसरा पॉइंट है विक्रय कार्य विशिष्ट विवरण। ठीक है, विक्रय कार्य विशिष्ट विवरण। तो विक्रय कार्य विशिष्ट विवरण विक्रयकर्ताओं के उन गुणों और योग्यताओं को लिखित कथन होते हैं, योग्यताओं का लिखित कथन होता है जो कि विक्रय कार्य को भली प्रकार पूरा करने के लिए आवश्यक है। कार्य विवरणी में उल्लेखनीय कर्तव्य एवं दायित्वों को योग्यता के समूह में बदला जा सकता है और ये लिखित परिवर्तन योग्यता समूह की कार्य विशिष्टि बन जाते हैं। अगर हम बात करें तो व्यवहारिक रूप में विशिष्ट विवरणों के संबंध में कोई ठोस नियम नहीं है। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि आयु कितनी होनी चाहिए तथा शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, विक्रयकर्ता देखने में कैसे होने चाहिए अथवा उनका मानसिक विकास स्तर या अनुभव कैसा होना चाहिए, सामान्य तौर पर जो है किस प्रकार का उनकी आय शारीरिक मानसिक अनुभव या व्यक्तित्व होना चाहिए। तो इन सब का जो है अभी कुछ ठोस नियम नहीं है। फिर भी सामान्य तौर पर निम्न जो योग्यता है समूहों को शामिल किया गया है, जैसे शारीरिक है ना, इसमें जो है विशिष्ट कार्य जो है विक्रय कार्य विशिष्टि विवरण में ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु क्या होना चाहिए। फिर भी कुछ योग्यता को इसमें शामिल किया गया है। पहला है अशारीरिक, फिर मानसिक योग्यता,
मानसिक योग्यता, फिर अनुभव, फिर व्यक्तिगत। तो देखिए शारीरिक, मानसिक, अनुभव और व्यक्तिगत। तो शारीरिक में क्या क्या है? आयु, फिर ऊंचाई, वजन, दिखावट। ठीक है, तो शारीरिक योग्यता में आयु को देखते हैं, ऊंचाई को देखते हैं, वजन और दिखावट। मानसिक में शिक्षा, बुद्धिमत्ता, मानसिक संतुलन, सतर्कता, ये सब देखा जाता है। अनुभव में व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक, व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक अनुभव, व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक अनुभव। व्यक्तिगत में स्वभाव, परिपक्वता, वाक चातुर्य, वाक चातुर्य, पहल शक्ति, पहल शक्ति, दायित्व वहन क्षमता आदि, दायित्व वहन क्षमता आदि। तो ये विक्रय कार्य विशिष्ट विवरण के अंतर्गत जो है योग्यता को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, या 4 योग्यता को शामिल किया गया: शारीरिक, मानसिक, अनुभव और व्यक्तिगत। शारीरिक में आता है आयु, ऊंचाई, वजन, दिखावट। मानसिक में है शिक्षा, बुद्धिमत्ता। अनुभव में है व्यावसायिक अनुभव और गैर व्यावसायिक अनुभव। फिर व्यक्तिगत जो है उसमें है आपका स्वभाव, परिपक्वता। ठीक है, फिर उसके बाद वाक चातुर्य, पहल शक्ति, फिर दायित्व वहन करने की क्षमता इत्यादि। ठीक है, तो ये तो हो गए विक्रय कार्य। अब नेक्स्ट जो है, जैसे विक्रय की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें नेक्स्ट है विक्रयकर्ताओं की संख्या का निर्धारण। पहले प्रकृति का निर्धारण था, अब विक्रयकर्ताओं की संख्या का निर्धारण। तो विक्रयकर्ताओं की संख्या का निर्धारण जो है, विक्रय शक्ति का आकार संस्था की अनुमानित बिक्री एवं उसके लाभ संबंधी उद्देश्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर जो है यदि कुल अनुमानित बिक्री में एक विक्रयकर्ता की बिक्री का भाग दे दो तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कितने विक्रयकर्ता की आवश्यकता होगी। अतः विक्रय शक्ति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है N = S डिवाइड बाय P 1 + T। ये फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला? कि कुल अनुमानित बिक्री में एक विक्रयकर्ता की जो भाग है उसका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे N बराबर क्या दर्शाता है? विक्रयकर्ताओं की संख्या। N दर्शाता है विक्रयकर्ताओं की संख्या, विक्रयकर्ताओं की संख्या। फिर उसके बाद S दर्शाता है पूर्वानुमानित विक्रय, पूर्वानुमानित विक्रय। फिर उसके बाद P दर्शाता है एक विक्रय की कुल बिक्री, एक विक्रयकर्ता की कुल बिक्री, एक विक्रयकर्ता की कुल बिक्री। ठीक है, और फिर T दर्शाता है विक्रय शक्ति की बदलने का दर, विक्रय शक्ति की बदलने की दर,
तो ये है विक्रयकर्ताओं की संख्या का निर्धारण। ये फॉर्मूला है। और N फॉर विक्रयकर्ताओं की संख्या, S फॉर पूर्वानुमानित विक्रय, P